देखें, प्रभास सिंह जी का सवाल है, पूछ रहे हैं सर मेरे बाबा ने कुछ जमीन जो अपना पैतृक संपत्ति था 1980 ईस्वी में बेचा था। बख्शिश 7 बीघा 1985 ईस्वी में उन्हें मिला था और जो है शहर में 5 डिसमिल 2003 जमीन उन्होंने कबाला लिया था अपने नाम से। ग्रामीण क्षेत्र में बख्शिश 7 बीघा और जो है 5 डिसमिल शहर में जो था वो बाबा ने 2009 में सारी ज़मीन जो है वो चाची के नाम वसीयत बनाया। फिर 2018 में सिटी वाली ज़मीन जो है वसीयत से निकाल कर जो है गिफ्ट कर दिया। क्या 2009 वाली वसीयत प्रभावी जो है होगी? सर हम अपना हिस्सा कैसे लें? क्या हमारा इसमें हिस्सा होगा? देखिए, जब ज़मीन एक होता है कि बाबा के द्वारा जो भी खरीदा गया, ठीक है, जो खरीद वाली ज़मीन होगी या उनके द्वारा अर्जित ज़मीन जो होगी, ठीक है, मतलब उनको, ठीक है, मतलब उनको, मतलब एक तरह से जो पूर्वज का मिला, जिस तरह से मिला उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो ज़मीन मिला उनका वो पूर्वज के द्वारा ही मिला, ठीक है, तो उसमें सबका यहाँ पे समान अधिकार होता है। उतना आसान नहीं हो जाता है। आप इसके लिए न्यायालय में आपको तो लड़ना ही पड़ेगा कि आप किसी को दे सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं कि आज पिता है, अब दादा के नाम से संपत्ति है, बाबा के नाम जो है बाबा के नाम से संपत्ति है और पिता है, पिता के 2 बेटे हैं। अभी वो पिता सोचेंगे कि एक बेटे को सारा जब संपत्ति दे दें, और जबकि पैतृक संपत्ति है, तो ये कानूनन ये दूसरा बेटा जो है ना, अगर रजिस्ट्री भी कर दे पिता ना, फिर भी अगर बेटे के नाम से, फिर भी वो हासिल कर सकता है। इसलिए कि संपत्ति पैतृक है, और पैतृक है तो पिता को उसी संपत्ति में पूरा अधिकार है जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो उनकी अपनी कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, ना कि पैतृक प्रॉपर्टी से, है ना। तो इसीलिए इसके लिए लेकिन प्रक्रिया न्यायालय में जाने के बाद, अब जैसे आपका यहाँ पे सवाल है कि 2009 वाली जो है वहाँ पे वसीयत प्रभावी होगी सर, तो वसीयत में तो वो चीज़ था, लेकिन वसीयत से वो चीज़ तो निकल गया, तो बिल्कुल प्रभावी होगा। इसमें तो वो ज़मीन अगर मान लेते जिसको गिफ्ट कर दिया गया, फिर उसका वो वहाँ पे हक बन जाएगा। तो लेकिन प्रक्रिया जो है, अगर आप न्यायालय में जाएंगे तभी कोई इसका जो है एक निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है। लेकिन बात रही आप पैतृक संपत्ति की, तो पैतृक संपत्ति को अच्छे से पहले आप उसको समझ लें कि अगर वो पैतृक संपत्ति है। दूसरी बात है वसीयत बना देना, तो डिपेंड करता है वसीयत किस आधार पे बनाया गया, क्या है, क्या क्या मेंशन किया गया वसीयत में, वो सभी चीज़ है। सारी संपत्ति को मेंशन किया गया वसीयत में। अब उसी वसीयत में से कुछ अगर वो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वसीयत बना रहे हैं, फिर उसको आप निकाल रहे हैं, तो निकालने के लिए देखिए, वसीयत बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आज कोई पिता है, अगर वो मान लेते हैं कि वसीयत बना देते हैं किसी को, जो है बनाने का मतलब है, और उनके मानते अंश नहीं है और वो किसी को वसीयत बना देते हैं, उसका मतलब है कि ये जो पिता हैं इनके मरने के बाद वो वसीयत का एक आधार बनता है कि वो उसके हकदार होंगे, ठीक है, जो हकदार हो, तो ये यहाँ पे होगा। तो इसलिए अब उन्होंने, अब अगर वसीयत जो बनाए हैं उससे अगर वो कोई संपत्ति बेचते हैं तो भी उनका वो अधिकार है, वो बेच सकते हैं या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रक्रिया को लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे जो पापा जी हैं वो स्वर्गवास हो गया है, तो मेरी जो बुआ 2 हैं, पर उसने मेरी दादी से वसीयत बनाकर पूरी ज़मीन जो है उसने अपने नाम पर कर ली है, तो क्या करें सर? हमें देखिए, अगर पापा जी का स्वर्गवास हो गया है और जो आपकी बुआ है, देखिए उससे यहाँ पे लेना देना नहीं है। ज़मीन जो है किनके नाम पे है? अगर वो ज़मीन जो है पैतृक ज़मीन है, दादाजी के नाम पे था, ठीक है, दादी से करवा लिया गया, तो उसमें उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। ज़्यादा सही रहेगा इस वसीयत वगैरह के प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, और आप इस मामले को कोर्ट में ले जाएं, ठीक है, कोर्ट में आप ले जा सकते हैं और कोर्ट के प्रक्रिया के द्वारा जो है आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वसीयत बनाने से क्या होगा, आप उसको जो है कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर ज़मीन दादी के नाम पे है, सब कुछ दादी के नाम पे है, तब फिर इसको आप कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, पर्चा 1957 ईस्वी का है और वो पर्चा खो गया, बताए। देखिए, पर्चा जो ज़मीन का है ना, अगर वो आपका नहीं है, खो गया है, तो आप इसके लिए कर्मचारी से मिलिए ना। कर्मचारी आपका जो है पर्चा का नकल तो नहीं हो सकता है दे दे तुरंत, लेकिन आपको आपका वहाँ पे अगर पर्चा के आधार पे रसीद कट रहा होगा
या रिकॉर्ड में मेंशन होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन एक बना के दे सकता है। ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर जो है 4 भाई के नाम से एक ही दस्तावेज है और चारों भाई अपने अपने नाम से दस्तावेज बनाना चाहता है तो कैसे होगा। बिल्कुल देखिए सही यहाँ पे आप चारों अपना अलग अलग स्टाम्प पे बंटवारा कर लें, किसके हक में किस साइड में है और उसका खाता खिसरा रकबा चौहद्दी सारा कुछ मेंशन कर दें। और एक दूसरे पे जैसे मान लेते हैं इस भाई पर जो है 4 भाई हैं, है ना, इस भाई पे तो इस भाई पे ये तीनों इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे कि हाँ सही है। फिर उसके बाद इस भाई के लिए आप सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे और ये सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होगा। आप उसको स्टाम्प पेपर पे तैयार कर सकते हैं। फिर उसका आपको दाखिल खारिज करवाने के लिए ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन करना होगा। या अगर आपका कोई अगर मान लेते हैं राज्य में अगर ऑफलाइन सिस्टम, बहुत जगह ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन ही सिस्टम है तो उसके लिए आपको जो है अधिकारी यानी सीओ साहब से मिलना होगा। तो फिर आपका अलग अलग ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा और उसके बाद ज़मीन का अलग जो है अलग रसीद कटना शुरू हो जाएगा, अलग अलग जो है आपका दस्तावेज तैयार हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेरा नाम जो है भालचंद्र झा भारतीय, मैं बिहार से हूँ, जमीन बंटवारा के लिए रकम जमा करना पड़ता है। देखिए बंटवारा के लिए कोई रकम जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार है वो अलग बात है, लेकिन जो ज़मीन का अगर बंटवारा करना है तो आप जितना जो स्टाम्प पेपर का कॉस्ट है वो सिर्फ आपको जमा करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प पेपर का जो कॉस्ट है वो आप जमा करेंगे और अपना जो है सही तरीके से अगर आप जो है बंटवारा करेंगे, जितने भी भाई लोग हैं सब, उसके साथ साथ वंशावली आपको यहाँ पे ज़रूरत होगा। तो जितने भी भाई लोग हैं सारा वहाँ पे डाटा, जिनका भी जो ज़मीन है वो सारा वो स्टाम्प पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और फिर उसका जो है बंटवारा का प्रक्रिया होगा। तो इसमें वो कोई भी रकम लगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो स्टाम्प का कॉस्ट है वही सब, और जो रसीद आप कटाएंगे वो डिपेंड करता है ज़मीन कितना है, उस हिसाब से कॉस्ट जो है हर राज्य का अपना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना लग रहा है। तो बस उतना तो आपको करना ही पड़ेगा और कोई एक लगेगा। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा ने ज़मीन जो है लिखा नहीं है, ये किसी को जो है पता नहीं, कोई दूसरा आदमी जो है वो यहाँ पे दावा करता है कि 51 साल पहले मुझे लिख दिया है, दादा के जो है सामने नहीं बोल रहा था, है ना, ज़मीन मेरा है, मेरे कब्जे में है, मगर किसी से पैसा देकर दाखिल खारिज करवा लिया है। मुझे 2021 तक जो है रसीद कटा हुआ है। ठीक है, और मुझे 2021 तक रसीद कटा हुआ है, मेरा होगा ज़मीन सर प्लीज़। हाँ बिल्कुल, अगर आपका ज़मीन का रसीद जो है आपका कटा हुआ है 2021 तक। और दूसरी बात है कि जो वो बोल रहा है ना, तो आप उसका जो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, आप नकल जो है के लिए देखें, वेरीफाई करने के लिए कि वो सही बोल रहा है कि वो फर्जी है, जो भी है उसको आप कर सकते हैं। तो इसलिए ज़मीन जो है अगर मान लेते लिखे भी होंगे या नहीं लिखे होंगे, दो चीज़ यहाँ पे है। तो अगर वो फर्जी होगा तो वहाँ रिकॉर्ड में कोई उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अगर आपका रसीद कट रहा है और आपके दखल में है तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर केवाला 1900 से लेकर 1945 तक का नकल लेना है, मेरे पास कोई जो है प्रूफ नहीं है, तो बताइए सर कैसे निकलेगा सर। इससे पहले है ना, देखिए यहाँ पे जो भी आपको केवाला निकालना है डिपेंड करता है कि केवाला का नकल का जो भी कॉस्ट है वो तो आपको देना ही होगा। उसके बाद जिस एरिया का आपको निकालना है उसका जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है, जो भी निबंधन कार्यालय है, वहाँ पे आप जाएंगे और आपका जो भी मौजा होगा, जो भी आपका वहाँ पे केवाला हुआ होगा, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तभी आप उसका नकल निकाल सकते हैं। बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के आप जो है कैसे निकालेंगे। तो लेकिन जो है 1945 तक का जो है अगर वो आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा उस समय 1900 ईस्वी में, अगर वही आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा तो वहाँ उसका रजिस्टर में आपको जो है वो सारा मेंशन होगा और वहाँ से आप नकल उसका ज़रूर निकाल पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं कि हम 2003 में एक ज़मीन 67 डिसमिल का वो रजिस्टर करवाए, लेकिन अभी तक जमाबंदी नहीं कराए और अब उस जमाबंदी पंजी में जो है शेष 23 डिसमिल ज़मीन जो है वो बच रहा है, जबकि कब्जा 67 डिसमिल का है।
क्या करें, मतलब यही है कि और किसी के वो नाम पे बाकी चला गया है। फिलहाल आप इसको जो है ना सबसे पहले अगर उतना ही बच रहा है तो बाकी क्या हुआ, किसके हक में गया, और आपने 2003 में रजिस्ट्री करवाए हैं, ठीक है। देखिए ये हो सकता है कि आप अगर सीओ के द्वारा दाखिल करवाने का खारिज करवाने का प्रयास भी करेंगे तो आपको रिजेक्ट खारिज करवाने का प्रयास भी करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ज़मीन उससे बात आप कर सकते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है तो DCLR कोर्ट से उस पर जो है आप नोटिस उसको भेज सकते हैं, ताकि उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो ज़मीन लिखा वो ज़मीन है कहाँ। जो चौहद्दी लिखा वो जो है वो उसका यहाँ पे आपका वो रकबा नहीं है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ों के लिए आपको वहाँ ऐसा प्रोसेस, आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपका सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं